हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस। ये मैं एक सीरीज चलाई हूँ जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी या बेसिक इकोनॉमी पूरा मैं आपको कराऊंगी, क्या इनके एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज। तो अगर आपने इकोनॉमी पढ़ ली है या नहीं भी पढ़ी है तो भी ये आपके रिवीजन पर्पज़ या आपके लिए आइडिया पर्पज़ के लिए काम आएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर आपकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 हम करेंगे। इससे पहले के कई क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। तो अभी हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम आगे और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इनके हैंड रिटन नोट्स बनाने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थे क्योंकि अगर मैं वन लाइनर फॉर्म में कराती तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होते। यहाँ पर आपको मैंने ऑप्शन से ही और बुक से ही सीधे करा दिए हैं। तो ये देखिए, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है इकोनॉमी में या टैक्स को कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टैक्स कम कर दिए जाएं, जितने लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उससे कम लिए जाएं या मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, तो उससे क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर, किस एक्ट के लिए वो की जाती है। तो देखिए, ये की जाती है आपकी रिफ्लेशन के लिए। रिफ्लेशन क्या होता है बताइए। रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन तो होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, लेकिन पता है रिफ्लेशन क्या होता है। रिफ्लेशन वो एक्ट होता है जिसमें इकोनॉमी को थोड़ा सा ना बूस्ट किया जाता है कि थोड़ा सा लोग खरीदारी करें, हम टैक्स कम कर दें, मनी सप्लाई बढ़ा दें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा डिसइन्फ्लेशन या आपका रिसेशन आ जाता है तो वहाँ पर रिफ्लेशन की स्थिति करनी पड़ती है। रिफ्लेशन होगा तो लोग अपनी खरीदारी दोबारा से शुरू कर पाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे गिल्ड एज्ड मार्केट क्या होती है। गिल्ड एज मार्केट का क्या मतलब होता है। देखिए, जो गिल्ड एज मार्केट होती है ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मार्केट होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की मार्केट मतलब क्या, कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये दिए जाते हैं। आरबीआई इनको इश्यू करती है लोगों को, पब्लिक को, कि लोग इन्हें खरीद लें। और क्या होता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक पैसा दे देती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रख लेती है। जैसे शेयर्स खरीदते हैं ना आप लोग, किसी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से होती है। फिर गवर्नमेंट जब आप अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देते हैं तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है। तो मेन चीज़ क्या है कि गिल्ड एज्ड मार्केट क्या होती है, तो ये होती है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और इसका आंसर क्या था, रिफ्लेशन। इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1। M1 होते हैं मनी मल्टीप्लायर, अगर आपने पढ़े हो तो M1 में क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ हम अभी यही देखेंगे। तो M1 में चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। देखिए, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, नॉर्मल मैं बताऊं तो आपको ये होता है कि मनी को आप कितनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं मनी को, किस तरीके से। जैसे गोल्ड को जल्दी से तो नहीं आप मनी में कन्वर्ट कर सकते ना, स्टॉक को, क्रेडिट कार्ड को, लेकिन आपका कैश जो है वो जल्दी से आप नोट्स और कॉइन्स को मनी में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मनी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो चेकेबल डिपॉजिट्स को भी आप M1 में काउंट होता है, यानी कि आप बैंक में जमा कराओ और सीधे आपको मनी मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन एज एन एडवांटेज ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड का एडवांटेज नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड का एडवांटेज नहीं है। तो ये है, फॉर अ गिवन स्टॉक ऑफ गोल्ड ए राइज इन रियल मनी सप्लाई कैन अकर ओनली अकर इफ द प्राइस लेवल डिक्लाइंस। कि अगर आपके पास गोल्ड का स्टॉक दिया हुआ है तो अगर रियल मनी सप्लाई में जब बढ़त होती है ना, जब इंक्रीमेंट होता है, तभी जो प्राइस लेवल हैं वो गिर जाते हैं। यानी कि अगर रियल मनी सप्लाई जो होती है, आपकी जो मनी सप्लाई है वो जब बढ़ती है तो प्राइस लेवल डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो यही तो होता है गोल्ड के साथ में, जब प्राइस लेवल डिक्लाइन होंगे तो नॉर्मल सी बात है, गोल्ड आपका महंगा यहाँ पे हो जाता है। इसी के रिगार्डिंग आपके गोल्ड स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये आपका आंसर। अगर आपको फिर भी ना क्लियर हो पा रहा हो तो आप एक बार पॉज करके इस बॉक्स को पढ़ सकते हैं। और आई होप कि आपने बेसिक इसके क्लियर कर लिए होंगे। इसके बाद देखेंगे, ए रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट। कभी कभी एक रैपिड इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन में,
तो इसको बेस इफेक्ट से मापा जाता है, बेस इफेक्ट से संजो किया जाता है। तो ये बेस इफेक्ट होते क्या है? देखिए जो बेस इफेक्ट होते हैं ना, ये होते हैं प्राइस लेवल पर जो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा जो क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपीज़ की थी, 2011 to 12 बेस ईयर चल रहा है अभी हमारा, बेस ईयर में 100 रुपीज़ की, अब वही चीज़ 150 रुपये की आ रही है, तो प्राइस लेवल कितना बढ़ा? 50 रुपीज़। तो ये जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? 50 किस बेस पर मापा गया? 2011 से 12 के। तो भी बेस ईयर अपडेट नहीं हुआ, ये 2011 to 12 ही चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका नंबर सी। इसके बाद है मैनी टाइम्स वी रीड अ टर्म फ्री मार्केट इन न्यूज़पेपर्स। बहुत बार हमने फ्री मार्केट पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में। होता क्या है ये फ्री मार्केट? देखिए फ्री मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे जो प्राइस है वो लॉ एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है प्राइस कम हो जाएंगे, डिमांड ज़्यादा है प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फ्री मार्केट में क्या होता है? अवेलेबिलिटी होती है बिना किसी गवर्नमेंट की रोका टोकी के, रिस्ट्रेंट्स के, तो ये होती है आपकी फ्री मार्केट। ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद है 29, दैट इज इन्वेस्टमेंट हैज़ अ डिमांड इफेक्ट और इन्वेस्टमेंट ऑगमेंट्स द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द इकोनॉमी। तो ये क्या सही है इसमें से? तो देखिए इन्वेस्टमेंट में एक डिमांड इफेक्ट होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड मांगती है, तो बिल्कुल ये सही है। और इसका रीज़न जो इन्वेस्टमेंट है ना, उससे प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ती है इकोनॉमी में, ये भी इसका रीज़न सही है। तो दोनों ही आंसर सही है, तो आंसर नंबर ए इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस